Assalamu alaikum everyone. I am Aksam and so today I am going to explain the solvent extraction process. So what is solvent extraction? Solvent extraction एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमारे पास एक मिक्सचर होता है. लेट्स सपोज मोस्टली हमारे पास वाटर के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होता है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम प्योर फॉर्म में चाह रहे होते हैं, यानी कि वाटर के साथ नहीं चाह रहे होते हैं. तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एक और सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं जो सॉल्वेंट आपके वाटर के साथ इमिसिबल होता है, यानी वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता. उस सॉल्वेंट की मदद से हम वाटर के अंदर से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट कराते हैं और अब जो एक्सट्रैक्शन है यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आ जाता है सॉल्वेंट के अंदर. फिर सॉल्वेंट को हम बाद में एवेपोरेट करवा देते हैं और हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो जाता है. तो बेसिकली एक एक्सट्रैक्शन टेक्निक है. ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम चाह रहे होते हैं प्योर फॉर्म में, एक मिक्सचर की फॉर्म में नहीं चाह रहे होते, प्योर फॉर्म में चाह रहे होते हैं. तो तब हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. खसूसियात देख लेते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की. ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है. डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ. इक्विलिब्रियम मतलब कि तब अटेन होता है जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट आपस में इक्वल हो जाते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में टेक प्लेस कर रहे होते हैं, तो तब इक्विलिब्रियम अटेन होता है. और ये टेक्निक उस सल्यूट को सेपरेट करने के लिए सिर्फ एप्लीकेबल होती है जो वोलेटाइल होता है और थर्मली अनस्टेबल होता है. क्योंकि हम ये भी तो एक सवाल उठा सकते हैं कि हम कोई और टेक्निक का भी तो यूज़ करके अपने सल्यूट को सेपरेट कर सकते हैं वाटर में से, या तो हम उसको हीट कर लें या तो एवेपोरेट कर लें. तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हम जो सल्यूट ले रहे हैं यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं जो वाटर के अंदर मौजूद है और जिसको हमने सेपरेट करवाना है वो थर्मली अनस्टेबल है और वोलेटाइल है. यानी कि अगर हम उसे हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा और हम उसे एवेपोरेट भी नहीं कर सकते. हमें पता है कि जो पानी है वो लेस वोलेटाइल होता है, लेकिन जो सल्यूट है यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा वॉलेटाइल है. तो अगर हम उसे एवेपोरेट करवाने की कोशिश करते हैं तो पानी तो पहले एवेपोरेट नहीं होगा, लेकिन हमारा जो सल्यूट है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो पहले ही जो है उड़ जाएगा. तो हमें बेसिकली जो सल्यूट है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्योर फॉर्म में चाहिए होता है, एक लिक्विड फॉर्म में चाहिए होता है. दैट्स वाई हम एक और सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं ताकि हम उसमें से उसको मिक्स करके सेपरेशन करवा सकें और बाद में फिर सॉल्वेंट को हम एवेपोरेट करवा दें और हमें जो है सल्यूट यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो जाए. तो ये जो टेक्निक है ये सेपरेटिंग फनल में परफॉर्म की जाती है. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक है, एक अपरेटस है बेसिकली, उसमें ये टेक्निक जो है की जाती है. नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जिसे हम पार्टीशन लॉ भी कहते हैं. अब बात समझने वाली है कि जो सेपरेटिंग फ़नल होती है उसमें तो मिक्सचर वाटर का पहले हम ऐड कर देते हैं जिसके अंदर हमारा सल्यूट यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होता है. बाद में हम सॉल्वेंट डालते हैं. अब उस सेपरेटिंग फ़नल को अच्छे से शेक किया जाता है जिसकी वजह से जो सल्यूट है यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दोनों लेयर्स के बीच में ख़ुद को डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन दोनों लेयर्स में यानी कि दोनों लिक्विड्स में कांस्टेंट रहती है. ठीक है. दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं यानी कि जो एक तो एक्वस लेयर होगी और जो दूसरा हम सॉल्वेंट ले रहे हैं वो और एक हो गई ऑर्गेनिक लेयर. तो एक्वस लेयर और ऑर्गेनिक लेयर आपस में एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं हो सकती हैं. दैट्स वाई हमने कहा है कि हमारे पास दो इमिसिबल लिक्विड हैं और सल्यूट इन्हीं दो इमिसिबल लिक्विड में यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हमने सेपरेशन करानी होती है वही इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करता है और इसकी रेशो दोनों में कांस्टेंट रहती है, जिसकी वजह से एक डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है. यानी कि ये जो असूल है बेसिकली सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रिंसिपल है तो यहाँ पे फुलफिल हो जाता है. दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक जो है वो अच्छे से आगे कंटिन्यू हो रही है. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट. डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट बेसिकली कांस्टेंट होता है और ये रेशो होती है सल्यूट की कंसंट्रेशन की जो ऑर्गेनिक फेज़ में होता है और सल्यूट की कंसंट्रेशन जो एक्वस फेजेस में होता है. यानी कि जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो सल्यूट है वो दोनों लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है. तो जो के है वो रेशो बता रहा होता है कि सल्यूट की कंसंट्रेशन ऑर्गेनिक फेज़ में कितनी है और एक्वस फेज़ में कितनी है
इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। ये एक कांस्टेंट है जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ ईथर एक्सट्रैक्शन। ईथर एक्सट्रैक्शन मोस्ट कॉमन लेबॉर्ट्री एग्जांपल है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की। हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हम वाटर में से ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योर फॉर्म में निकाल सकें। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाटर के अंदर मौजूद होता है और यहाँ पे हम सॉल्वेंट के तौर पर ले रहे होते हैं ईथर को। तो सेपरेटिंग फनल में हम एक तब सबसे पहले तो अपना सोल्यूशन डाल देते हैं जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है, उसके ऊपर हम ईथर डाल देते हैं, फिर जो है सेपरेटिंग फनल को स्टॉप कर देते हैं, यानी कि कहीं से वो लीक ना हो, अच्छे से उसकी जो नॉब हैं उसको अच्छे से टाइट कर दिया जाता है। फिर उसको अच्छे से शेक किया जाता है और थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है ताकि जो दोनों लेयर्स हैं वो सेपरेट हो जाएं। तो जो ऑर्गेनिक लेयर है वो ईथर लेयर में चली जाती है, जबकि इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं वो एक्वस लेयर के अंदर ही रहती है। नीचे से फिर ये नॉब है उसको ओपन किया जाता है, वहाँ से जितनी भी हमारा ऑर्गेनिक लेयर है उसको बाहर निकाल दिया जाता है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होता है। यानी कि ईथर लेयर होती है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होता है। बाद में ईथर लेयर को एवापोरेट करवा दिया जाता है, वो इजीली एवापोरेट हो जाती है और हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो जाता है। नेक्स्ट इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रैक्शन। सबसे पहले जो आयोडीन है उसको पानी में इतनी आसानी से हल नहीं करवाया जा सकता, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। सेपरेटिंग फनल के अंदर पानी डाला जाता है और उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड को डाला जाता है। अब आयोनाइजेशन होती है सॉल्यूशन के अंदर जिसकी वजह से आयोडाइड आयन बनता है। अब पानी के अंदर ऑलरेडी आयोडाइड आयन मौजूद हैं, हम दोबारा से आयोडीन को डालते हैं जिसकी वजह से आयोडाइड आयन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करते हैं और ट्राई आयोडाइड आयन बना देते हैं। याद रहे कि पानी के अंदर आयोडीन हमेशा ट्राई आयोडाइड आयन की फॉर्म में ही पाई जाएगी और जब भी पानी के अंदर ट्राई आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन होगी तो वो ब्राउन कलर देगा। इसके बाद क्या होता है कि एक सेपरेटिंग फनल में चूँकि ये सारा काम हो रहा है उसके ऊपर यानी कि वाटर के सॉल्यूशन के ऊपर एक ऑर्गेनिक लेयर डाली जाती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की, यानी कि CCl4 की। अब क्या होता है कि हम इस सेपरेटिंग फनल को अच्छे से शेक करते हैं और उसको फिर छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि आयोडीन ऑर्गेनिक लेयर में मूव करना शुरू कर देते हैं, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में मूव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रहे कि आयोडीन पानी में तो ट्राई आयोडाइड आयन की फॉर्म में पाए जाएंगे, लेकिन जब भी आयोडीन ऑर्गेनिक लेयर में ट्रैवल करेंगे तो वो अपनी एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही ट्रैवल करेंगे, यानी कि आयोडीन की फॉर्म में ट्रैवल करेंगे। तो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वाटर से CCl4 की तरफ जाते हैं और CCl4 से वाटर की तरफ जाते हैं। इस तरह से एक डायनामिक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसमें इसका जो प्रिंसिपल है वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। जो सॉल्यूट है, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, आयोडीन, वो अपने आप को दो इमिसिबल लेयर्स में यानी कि वाटर और CCl4 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। अब याद रहे कि जब भी आयोडीन की कंसंट्रेशन CCl4 में ज़्यादा होगी तो वो पर्पल कलर देगा। इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि आयोडीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा वाटर के अंदर है या फिर ऑर्गेनिक लेयर में यानी कि CCl4 में है। तो आयोडीन इसी तरह मूव करता रहेगा ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक लेयर में और इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक लेयर में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम के थ्रू और कांस्टेंट रेशो के साथ, लेकिन साथ में कलर चेंज भी होता रहेगा। दैट्स वाई यहाँ पे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये जो कलर चेंज आ रहा होता है ये चीज़ हमें बता रही होती है कि इस वक्त आयोडीन की कंसंट्रेशन यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कौन से लिक्विड में ज़्यादा है, जिसको हमने क्या करवाना होता है, सेपरेट करवाना होता है। मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास सॉल्यूशन था और सॉल्यूशन के अंदर क्या मौजूद था, सॉल्यूट, यानी कि वाटर था और उसके अंदर आयोडीन मौजूद था और हमने सॉल्वेंट लिया था। सॉल्वेंट हमने लिया था कार्बन टेट्राक्लोराइड का
और अब क्या होता है कि जो सोल्यूट है, आयोडीन है, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग और सेपरेटिंग फनल के अंदर ही। इस तरह एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है और जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है यह आपको नज़र आ रहा होगा। सेपरेटिंग फनल के नीचे एक बीकर को रख देते हैं। सेपरेटिंग फनल के नीचे एक होल होता है, उसको हम नोब को ओपन करते हैं तो जो लिक्विड है वो नीचे बीकर में चला जाता है। अब बीकर में हमने क्या निकाला है, CCl4 यानी कि अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को, यानी सॉल्वेंट को हमने बीकर में डाला है और उस वक्त उसके अंदर सोल्यूट भी मौजूद है। अब हमें पता है कि जो CCl4 है वो ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, वो तो वेपोराइज हो जाता है, सारा उड़ जाता है। बीकर के अंदर सिर्फ रह जाता है आयोडीन। आयोडीन को दोबारा से सेपरेटिंग फनल में डाला जाता है, फिर से शेक किया जाता है, नीचे से दोबारा नॉब को ओपन किया जाता है, वो होल से नीचे बीकर में आके गिरता है, CCl4 एवेपोरेट होता जाता है और आयोडीन जो है बचता रहता है। तो इसको हम सेवरल टाइम्स रिपीट करते हैं, इसलिए इसको बैच टेक्निक भी कहते हैं। सेवरल टाइम रिपीट करते हैं जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक लेयर है वो सल्यूट देती रहती है और आप दोबारा दोबारा सल्यूट को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से एट द एंड आपको आयोडीन प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो जाता है, जो जिसके लिए आपने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की टेक्निक को परफॉर्म किया होता है। मैं एक बार आपको समरी बता देती हूँ कि हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड की एक्सट्रैक्शन में क्या किया है। सबसे पहले पानी के अंदर पोटेशियम आयोडाइड को डाला जाता है, जिसकी वजह से आयोडाइड आयन बन जाते हैं। अब क्या होता है कि आयोडीन को डालते हैं वाटर के सोल्यूशन के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास ट्राई आयोडाइड आयन बन जाता है। वाटर के अंदर जब भी आयोडीन होगा तो ट्राई आयोडाइड आयन की फॉर्म में होगा, ठीक है, और वो हमेशा ब्राउन कलर देगा। उसके बाद हम CCl4 को डालते हैं जो कि हमारा सॉल्वेंट होता है आयोडीन। फिर हम अपनी जो सेपरेटिंग फनल है उसको अच्छे से मिक्स करवाते हैं, शेक करते हैं, जिसकी वजह से आयोडीन जो है ऑर्गेनिक लेयर में मूव करता है और वहाँ पे जब भी जाता है तो सिंपल आयोडीन की फॉर्म में ही जाता है और वहाँ पे उसका कलर पर्पल हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह कभी आयोडीन जो है ऑर्गेनिक लेयर में जाता है, कभी इनऑर्गेनिक लेयर में जाता है, ख़ुद को डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ करता है, कलर चेंज भी हो रहा है और कलर चेंज साथ में ये भी बता रहा होता है कि इस वक्त जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो हो रहा है, आयोडीन दोनों लेयर्स के बीच में ख़ुद को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। फिर एट द एंड हम बीकर को रख देते हैं जिसके अंदर हमारा सॉल्वेंट होता है और सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट मौजूद होता है। सॉल्वेंट जो है वो एवेपोरेट हो जाता है, सोल्यूट जो है हमारे पास रह जाता है। दोबारा से इस प्रोसेस को रिपीट करा जाता है, जिसकी वजह से एट द एंड हमें सोल्यूट प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो जाता है, आयोडीन प्योर फॉर्म में मिल जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।